पीएफआई पर इस वक्त देश की अलग अलग जगहों पर सबसे बड़ी रेड पड़ रही है। 12 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर यह रेड पड़ी है। टेरर कनेक्शन के सिलसिले में ईडी और एनआईए का यह जॉइंट ऑपरेशन जारी है और बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। पीएफआई पर एनआईए रेड जो हो रही है उस पर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक भी हुई है। तो पीएफआई के खिलाफ ऑल इंडिया रेड से जुड़े 4 बड़े अपडेट्स इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पीएफआई के ठिकानों पर 12 राज्यों में रेड हुई है। ईडी और एनआईए का यह जॉइंट ऑपरेशन है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ठिकानों पर सुबह से ही यह बड़ी कार्रवाई जारी है। देश के 12 राज्यों में 50 जगहों पर एनआईए और ईडी की यह छापेमारी चल रही है। अब तक पीएफआई चेयरमैन समेत 100 से ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रेड के खिलाफ तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तेलंगाना और केरल में पीएफआई के सदस्यों ने प्रदर्शन भी किया है। तो अलग अलग जगहों पर यह बड़ी कार्रवाई, ईडी और एनआईए का यह जॉइंट ऑपरेशन, साथ ही महाराष्ट्र में एटीएस भी इस ऑपरेशन का हिस्सा है। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 12 राज्यों में 50 जगहों पर यह बड़ी रेड। ये देखिए अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। और इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय की एक हाई लेवल बैठक भी चल रही है। ये तस्वीरें देखिए, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, बिहार का पूर्णिया, हाथीगांव, असम से मल्लापुरम, साथ ही आपको मंगलुरु की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कलबुर्गी की तस्वीरें, मदुरई की, डिंडीगुल तमिलनाडु और कुर्नूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर यह बड़ा एक्शन। तो पीएफआई पर ऑल इंडिया रेड के ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों में पीएफआई पर यह बड़ा एक्शन और ये तमाम तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों पर किस तरीके से एनआईए और ईडी के जॉइंट ऑपरेशन के तहत बड़ी रेड की गई है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, पीएफआई पर छापेमारी के बीच एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस बैठक में एनएसए गृह सचिव भी शामिल हैं, डीजी एनआईए भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये जो तमाम छापेमारी हो रही है इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल। तो ये बड़ी खबर, किस तरीके से गृह मंत्रालय इस पूरी ऑल इंडिया रेड की मॉनिटरिंग कर रहा है उससे जुड़ी ये खबर है। पीएफआई पर जो ये छापेमारी हो रही है इसके सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं जिसमें एनएसए गृह सचिव भी शामिल है, साथ ही डीजी एनआईए भी इस बैठक का हिस्सा है। तो छापों की मॉनिटरिंग इस वक्त चल रही है। सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग जगहों पर यह बड़ी कार्रवाई एनआईए और ईडी ने की है और किस तरीके से यह छापेमारी हो रही है इसको लेकर अलग अलग जगहों पर पीएफआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इन छापों की मॉनिटरिंग गृह मंत्रालय कर रहा है। पीएफआई से जुड़ी यह बड़ी जानकारी, एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने आज सुबह से ही रेड करनी शुरू की है। तो आपको बता रहे हैं क्या है ये पूरी खबर। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर रेड हो रही है, ये बुनियादी खबर है। किस तरीके से अलग अलग जगहों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर रेड हो रही है। पीएफआई के खिलाफ ईडी और एनआईए का यह बड़ा जॉइंट ऑपरेशन है। 12 राज्यों में यह रेड हो रही है। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस सिलसिले में हो चुकी हैं। एनआईए ईडी की पीएफआई पर यह जॉइंट कार्रवाई है जैसा कि हमने आपको बताया, और महाराष्ट्र में एटीएस भी इस कार्रवाई का हिस्सा है। 5वीं खबर, टेरर एक्टिविटी के खिलाफ यह बड़ी रेड है। तो पीएफआई के टेरर एक्टिविटी से जुड़ी यह बड़ी रेड है और यह बड़ा एक्शन पीएफआई के खिलाफ।
और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हैं, गुवाहाटी से सुमित भी हमारे साथ है। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करेंगे, ये बड़ा एक्शन हुआ है, जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ 12 राज्यों में ये रेड पड़ी है, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि पीएफआई की पाबंदी कब, और ये बड़ा एक्शन क्या उस ओर इशारा करता है जितेंद्र? देखिए अदिति, जिस संगठन के ऊपर 700 से ज़्यादा मामले दर्ज हो, जिसमें से ज़्यादा हत्या के, फौजरी हत्या के, यूएपीए के जैसे जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप लगे हों, ऐसे मामले दर्ज हों, तो उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई कहीं से भी आश्चर्यचकित नहीं करती है। और यही वजह है कि आज एनआईए और ईडी की 12 राज्यों में एक साथ रेड चल रही है और 100 से ज़्यादा इनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि जिस तरह से लगातार इस संगठन के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि लगातार ये कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता रहा है, इसके 15 से ज़्यादा लोग आईसिस जैसे जो इस वर्ल्ड के सबसे बड़े आतंकी संगठन के साथ जुड़े होने के सबूत मिले हैं और लगातार कोशिश करते रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो टेरर फंडिंग है उसके आरोप इस ग्रुप के ऊपर लगते रहे हैं। देश विरोधी कोई भी बात हो उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम आता रहा है। तो ये जो कार्रवाई है वो कहीं से भी आश्चर्यचकित नहीं लगती, बल्कि ये लगता है कि ये देर आए दुरुस्त आए वाली कार्रवाई है। क्योंकि इससे पहले एक के बाद एक छोटे छोटे जो मामलों पर कार्रवाई जरूर होती रही है, अलग अलग शहरों में जो ईडी है या फिर एनआईए है या फिर जो दूसरी एजेंसीज हैं, राज्य की जो एजेंसीज हैं, वो लगातार कार्रवाई करती रही है। लेकिन शायद ये पहली बार है कि जब इस तरह से एनआईए और ईडी इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि टेरर फंडिंग का भी मामला है। विदेशों से जिस तरह से पीएफआई को फंडिंग आ रही है और उसको ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल इस्तेमाल कर रहे हैं, और एनआईए जिस तरह से ट्रेनिंग कैंप ये कैडर चला रहा है, अपने कैडर्स को एक तरह से ट्रेन कर रहा है आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करने के लिए, तो इसी वजह से एनआईए और ईडी दोनों मिल करके इस जो रेड को अंजाम दे रहे हैं, दोनों मिल करके ये रेड कर रहे हैं पीएफआई कैडर के ऊपर। और यही वजह है कि 12 राज्यों में एक साथ ये रेड की गई है। और इसको देर रात, इसको हम कह सकते हैं अदिति कि देर रात ये कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, ताकि जो पीएफआई के जो लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई करनी है, उनको इस बात की बिल्कुल भी भनक ना लगे कि इस तरह की कोई रेड होने वाली है, और इससे पहले वो सावधान हो जाए। जब तक वो संभल पाते उससे पहले ही दोनों एजेंसियों ने इनके नेताओं पर रेड करनी शुरू कर दी थी। और यही वजह है कि 100 से ज़्यादा जो पीएफआई के जो नेता हैं, जिनके ऊपर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं, या मदद करने के आरोप लगते रहे हैं, या टेरर फंडिंग में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं, विदेशों से इस पीएफआई के लिए जो फंडिंग लेकर के आते रहे हैं, उन सब लोगों को जी जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को इस वक्त का एक और इम्पोर्टेंट अपडेट दे देते हैं। केरल के कन्नूर में पीएफआई पर एनआईए की रेड के खिलाफ पीएफआई के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो केरल में कन्नूर में पीएफआई पर जिस तरीके से छापेमारी हुई है, पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उसके खिलाफ अब पीएफआई के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल के कन्नूर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये देखिए तस्वीरें, कन्नूर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केरल में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद अब ये विरोध प्रदर्शन पीएफआई के समर्थकों द्वारा तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कन्नूर की। केरल में जिस तरीके से एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पीएफआई पर आरोप लगे, उसके बाद केरल में पीएफआई के ऑपरेशंस पर लगातार सबकी नजर है, और इसी के सिलसिले में पीएफआई के केरल के ठिकानों पर छापेमारी हुई और उस पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मेरे साथ महाराष्ट्र से नीलेश भी जुड़े हुए हैं। नीलेश, ये जो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हो रही है पीएफआई के खिलाफ, इस कार्रवाई में ईडी और एनआईए इसे एक जॉइंट ऑपरेशन के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जैसा कि आपने जानकारी दी, एटीएस भी इस जॉइंट ऑपरेशन का हिस्सा है। जी बिल्कुल अदिति, ये एक अलग फैक्टर है बाकी राज्यों और बाकी शहरों के मुकाबले कि महाराष्ट्र में जो कार्रवाई हो रही है उसमें तकरीबन 11 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एटीएस की टीम भी रेड कर रही है।
और इसमें एक अंडरलाइनिंग फैक्टर ये भी है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि बीते महीनों लगातार महाराष्ट्र सरकार को या महाराष्ट्र पुलिस को लगातार ये धमकी मिलती रही है कि 26/11 जैसे आतंकी हमले हो सकते हैं, और महाराष्ट्र में लगातार जिस प्रकार गणेश उत्सव था उस दरमियान भी उन्हें धमकी मिली। अब जब दूसरी तरफ नवरात्रि का त्यौहार आने वाला तब भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं, और ऐसे में ATS द्वारा और NIA द्वारा ये बड़ी कार्रवाई करना अपने आप में एक बड़ा पहलू जो है वो पेश करता है। जैसे हम जानते हैं कोई भी जांच एजेंसी है वो पुख्ता तौर पर जब तक उनके पास सबूत नहीं होते या उनके पास इंटेल नहीं होते तब तक वो किसी प्रकार की कार्रवाई को हाथ नहीं डालते। ऐसे में अगर 11 ठिकानों पर अकेले ATS कार्रवाई कर रही है और तकरीबन 5 से ज़्यादा ठिकानों पर NIA समेत ED की कार्रवाई हो रही है, तो आप समझ पाएंगे कि मामला कितना ज़्यादा गंभीर है और कितने समय से जो इंटेल डिपार्टमेंट है, अलग अलग जांच एजेंसियां हैं, वो इसके पीछे लगी हुई थी, कितना ज़्यादा इसमें इनपुट लगा होगा, जिसके बाद आज सुबह सुबह अलग अलग ठिकानों पर राज्य भर में अलग अलग लोकेशंस पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें इस पूरी कार्रवाई के तहत अपनी हिरासत में लिया गया है और आगे की पूछताछ जो है वो लगातार सिलसिलेवार तरीके से जारी है। आपको बता दूं कि लगातार जो डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उससे ये भी इनपुट मिलती रही है कि महाराष्ट्र में जो पुणे है, जो कि स्टेट हेड है PFI का, वहाँ पर वो अब एक ऐसा हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जो आतंकी हैं उन्हें किसी प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे ट्रेनिंग हब जो है वो पुणे में बनाने का प्रयत्न जो है लगातार PFI की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में इस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है वो अपने आप में एक बड़ा कदम जो है वो पेश कर रही है। जी नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त गुवाहाटी से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में भी PFI के ठिकानों पर ये बड़ी रेड देखने को मिली है। इस वक्त असम में क्या हालात है, जो रेड चल रही है उससे जुड़े क्या अपडेट्स हैं? जी हम आपको बता दें कि रेड यहाँ पर असम में 2 जगह पे हुआ है, एक नगरबेरा में और एक हुआ है गुवाहाटी, एकदम गुवाहाटी के केंद्र में है हाथीगांव इलाका, जहाँ से PFI का स्टेट हेडक्वार्टर था। एक बिल्डिंग के छत के ऊपर एक छोटा सा घर में उनका ऑफिस चल रहा था। रात के 3 बजे से शुरू हुआ था ये ऑपरेशन। अभी तक करीब 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जब इनमें से 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं ये है अमीनुल हक का घर, और ये अमीनुल हक का घर में ही घर से उनको कल ये अमीनुल हक जो प्रेसिडेंट है PFI असम चैप्टर के, इनको रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही नगरबेरा से भी और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गुवाहाटी से और एक PFI मेंबर को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त 2 जिले ग्वालपाड़ा और कामरूप मेट्रो, 2 जिले में 2 जगह पे जो PFI के समर्थक है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ और NIA के खिलाफ। ये जो ऑपरेशन NIA की तरफ से किया जा रहा है, साथ में स्टेट पुलिस भी है। हम आपको बता दें पिछले कई महीनों से बहुत ही स्ट्रांगली केंद्र सरकार के पास ये अर्जी रखी जा रही थी असम सरकार की तरफ से कि PFI असम में दहशत का माहौल बना रहा है, PFI कहीं ना कहीं आतंकियों के साथ मिला हुआ है। और पिछले मई के महीने में नौगांव जिले में जब एक पुलिस थाने में आगजनी की घटना घटी, उसके बाद से बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला के साथ PFI का कनेक्शन की बात भी सामने आया और PFI ही उस आगजनी के पुलिस स्टेशन में आगजनी की घटना में मदद दिया था, ऐसा कहना था पुलिस का, प्रशासन का। इसके बाद असम में एक के बाद एक अभी तक करीब 10 मदरसे ऐसे मिले हैं जिनमें से 3 को पुलिस ने गिरा, 3 को प्रशासन ने गिरा दिया, 1 मदरसे को पब्लिक ने गिरा दिया। इन 10 मदरसे के साथ जो अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और अंसार उल बांग्ला 2 आतंकी संगठन का जो संबंध मिला है, उसके साथ भी कहीं ना कहीं पे PFI का लिंक मिल रहा है, ऐसा कहना था खुद हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री है। और हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले कुछ महीने से ही केंद्र के पास ये अर्जी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द PFI को बैन किया जाए। और आज का ये जो ऑपरेशन है, अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुल मिला के 9 लोगों को असम में अभी तक हिरासत में लिया गया है। 2 जगह पे अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त 2 जगह पे ग्वालपाड़ा और कामरूप मेट्रो में प्रदर्शन कर रहे हैं PFI के समर्थक।
जी आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से जो जानकारी मिल रही है, महाराष्ट्र में नीलेश बता रहे हैं कि एटीएस भी एक बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई कर रही है, तो पीएफआई के खिलाफ ये जो बड़ा एक्शन है, इससे पहले भी पीएफआई के ठिकानों पर रेड पड़ती रही है, लेकिन ये आज का जो एक्शन है ये हर लिहाज में पीएफआई के ठिकानों पर सबसे बड़ा ऑपरेशन है। बिल्कुल अदिति, ये जो एक्शन जो आज किया जा रहा है एनआईए और ईडी की तरफ से, और उसके साथ ही जो स्टेट एजेंसीज हैं, स्टेट पुलिस फोर्स है, जो कि एंटी टेरर स्क्वाड है, जिसको एटीएस कहते हैं, या फिर दिल्ली में हम कहें तो स्पेशल सेल, जो स्पेशलाइज्ड यूनिट होती हैं जो एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए बनाई जाती है, उनके साथ मिल करके एनआईए और ईडी 12 राज्यों में रेड कर रही है। और हमें ये समझना होगा कि ये जो रेड चल रही है वो एक साथ इसलिए की गई है ताकि जो पीएफआई के लीडर्स हैं उनको ट्रैप किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके और उनको गिरफ्तार किया जा सके। अब इसके पीछे इस बात को भी समझना जरूरी है कि आखिर क्यों ऐसे एक साथ इनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये हम देख रहे हैं कि पीएफआई का नाम किसी न किसी आतंकी गतिविधि में शामिल रहा है। कोई भी अगर देश विरोधी घटना होती है तो उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम आता है। पीएफआई को एक तरह से सिमी का फ्रंट कहा जाता है, क्योंकि जब 2001 में सिमी बैन हो गई थी तो उसके बाद पीएफआई का गठन हुआ था। और ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो सिमी के लोग थे, जिसमें कहूँ कि फाउंडर मेंबर जो थे, जो ई अबू बकर और पी कोया, ये दोनों फाउंडर मेंबर थे सिमी के, लेकिन ये ही बाद में जब पीएफआई को जो बनाया गया था तो उसमें भी फाउंडर मेंबर थे। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह से सिमी को बनाने वाले जो 4 लोग थे, जिनमें से 2 फाउंडर मेंबर हैं, वही पीएफआई में भी शामिल होते हैं। यही वजह तो इससे है पता लगता है जितेंद्र कि की पीएफआई को सिमी का ही बदला हुआ नाम कहा जाता है। नाम बदल गया है लेकिन गतिविधियां वही है, यही आरोप लगातार पीएफआई पर लगता रहा है। अपने दर्शकों को एक बार यह भी बता देते हैं कि पीएफआई दरअसल क्या है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई की हम बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ ये रेड पड़ रही है अलग अलग जगहों पर देश के 12 राज्यों में। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिमी की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन इसे माना जाता है, सिमी का बदला हुआ नाम इसे कहा जाता है, ऐसे आरोप इस पर लगते हैं। 2006 में इसका गठन हुआ था और सिमी को जब प्रतिबंधित किया गया था उसके बाद ही 2006 में इसके गठन के बाद से ही ये कहा जाता है कि ये सिमी की ही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। 16 राज्यों में इसका असर है, 15 से ज्यादा संगठन इससे जुड़े हुए हैं। यूपी सरकार इसे बैन करने की मांग उठा चुकी है, मध्य प्रदेश सरकार भी इसे बैन करने की मांग उठा चुकी है और अब अलग अलग राज्यों से भी पीएफआई को बैन करने की मांग उठ रही है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।